एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर मेजबानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में पढ़ेंगे आधुनिक काल का सेकेंड पार्ट द्विवेदी युग को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? खड़ी बोली, अवधी, मगधी या संस्कृत? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB TGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास किस भाषा में लिखा गया? और सन भी बताना, इसकी सन क्या है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली में लिखा गया, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसकी सन की बात करें तो इसकी सन 1914। क्या है? सन 1914। अब प्रिय प्रवास से एक क्वेश्चन बनता है, इसमें सर्ग कितने हैं? तो आपको याद रखना दोस्तों, जो प्रिय प्रवास है इसमें 17 सर्ग है। कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं। और इसमें वर्णन किसका है? तो कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। मैंने क्या बताया? अयोध्या सिंह उपाध्याय का ग्रंथ प्रिय प्रवास है, ये खड़ी बोली में लिखा गया। इसकी सन की बात करें तो ये 1914 ईस्वी। और इसमें सर्ग कितने हैं? 17 सर्ग हैं। और इसमें किसका वर्णन है? भगवान कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन। अपने नोट्स में लिखिए, भगवान कृष्ण के बचपन से मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? उजड़ ग्राम, ऋतु संहार, जासूस या रसकलश? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रज भाषा में किया? हाँ जी, और इसकी सन भी बताना। ये भी DSSB TGT मेल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। श्रीधर पाठक ने कौन सा अनुवाद ब्रजभाषा में किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम का जो अनुवाद है श्रीधर पाठक ने ब्रजभाषा में किया था। उसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1889। अब श्रीधर पाठक से क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने किस का अनुवाद खड़ी बोली में किया था? तो आपको याद रखना, एकांतवासी। किसका किया था? एकांतवासी। एकांतवासी। और आगे क्या था बताइए जल्दी से। एकांतवासी योगी। हाँ जी, एकांतवासी योगी है। इन्होंने इसका अनुवाद खड़ी बोली में किया था। इसकी सन की बात करें तो 1886। ये भी पेपर में पूछा गया है, यूपी TGT में पूछा गया, तो DSSB PGT में भी शायद पूछा गया कि एकांतवासी योगी का अनुवाद खड़ी बोली में किसने किया? तो आपको याद रखना, श्रीधर पाठक ने किया। इनकी एक और अनुवाद जिन्होंने इन्होंने खड़ी बोली में किया, श्रांत पथिक। ये भी पेपर में पूछा गया, श्रांत पथिक। श्रांत पथिक का भी अनुवाद इन्होंने खड़ी बोली में किया था। और इसकी सन की बात करें तो 1902। सभी को आपको याद रखना, मैंने क्या बताया। श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम का अनुवाद ब्रजभाषा में 1889 में किया। एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक, एकांतवासी योगी का 1886 में खड़ी बोली में अनुवाद किया, और श्रांत पथिक का 1902 में खड़ी बोली में हिंदी में अनुवाद किया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? अर्जन, यशोधरा, द्वापर या झंकार? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? ये भी DSSB TGT मेल में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। और इसके सन भी बताना। सन जरूर याद किया कीजिए, सन याद रखा कीजिए, एक बार रिपीट जरूर किया कीजिए। जो मैं क्लास पढ़ाती हूँ, अगर आप एक बार क्लास पढ़ने के बाद इसका रिवीजन मारोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से पॉइंट क्लियर होंगे। मैं एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाती हूँ, जितने उससे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी बताती हूँ। तो प्लीज़ दोबारा रिपीट जरूर किया कीजिए, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। और ये क्वेश्चन होते हैं, ये प्रीवियस ईयर है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगा रहे हो तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से खरीदने की ज़रूरत है। आप डेली अगर यही पढ़ लिए ना, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो देखो कि डिट्टो क्वेश्चन मिलते हैं।
अलग अलग स्टेट के सारे क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस वही है तो वही सब घुमा फिरा के क्वेश्चन दिए जाते हैं, थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। क्या करेंगे, अगर रचना पूछनी होगी तो उसमें कितनी भी लैंग्वेज चेंज करें आपको समझ में आ जाएगा ये रचना पूछी गई। अगर आप प्रीवियस से लगा रहे बहुत फायदा करती है, ये समझ लीजिए पेपर पूरे पूरे रिपीट हो जाती हैं। यूपी में टेट का पेपर था पूरा रिपीट आया था, ये समझ लीजिए। गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र अंकन के लिए मैथिली शरण गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी यशोधरा। यशोधरा ग्रंथ की रचना की थी और इसकी सन क्या थी? 1932 ईस्वी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसकी शैली की बात करें तो गीति नाट्य शैली पर की थी। शैली कौन सी थी? गीति नाट्य शैली। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है, आपको लिख लेना है। मैं आपको बता रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ। यशोधरा 1932 ईस्वी में रचना किसने की? मैथिली शरण गुप्त ने की। इसमें गीति नाट्य शैली पर की है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा के उस उदात्त स्थिति का चित्रण है। जितने भी पॉइंट बता रही हूँ इंपॉर्टेंट है, नोट्स में जरूर लिखना। मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि अपने नोट्स बनाओगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी, लेकिन उसके बाद भी अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा करेंगे वो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर पाठक या सेनापति? बताइए, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसकी रचना है? जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये DSSB PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। हाँ जी, बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 ये जो रचना है वो है श्रीधर पाठक की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब श्रीधर पाठक से क्वेश्चन बनते हैं कि ये है कौन? तो आपको याद रखना, जो श्रीधर पाठक ये खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। कौन है? कौन है? स्वच्छंदवादी, स्वच्छंदवादी। आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख जरूर लिखना। खड़ी बोली के हैं। कौन सी बोली के हैं? खड़ी बोली के। मैंने क्या बताया? श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। अब इससे क्वेश्चन बनता है, श्रीधर पाठक की जो रचना है ये मनोविनोद भाग, ये किस भाषा में है? तो आपको याद रखना, ये मनोविनोद भाग जो है श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य है। ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य। मैंने क्या बताया? मनोविनोद भाग 1, 2 और 3 किसके द्वारा रचित है? श्रीधर पाठक के द्वारा। और ये ब्रज भाषा में रचित एक मौलिक काव्य है। कौन सी भाषा में रचित? ब्रज भाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने बताती है सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। ब्रज भाषा में रचित मौलिक काव्य है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदवादी कवि हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया करे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज़ शेयर किया कीजिए और चैनल पे पहली बार आया करो तो सब्सक्राइब कर करिए, जिससे मैं आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लगाऊँ। मुझे एक मोटिवेशन आए कि हाँ आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हो, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, मुझे मोटिवेशन आएगा तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करूँगी और ज़्यादा अच्छी क्लास आपके लिए लेके आऊँगी। तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट करी हूँ, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, लाइक जरूर किया कीजिए, शेयर और कमेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? श्याम नारायण पांडे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठाकुर गोपाल सदर सिंह, सुमित्रा कुमारी चौहान? बताइए, जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो दोस्तों ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, DSSB PGT में। बताइए। हाँ जी, हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता जो है वो है श्याम नारायण पांडे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी और एक इनकी और रचना है जौहर, जौहार। इसकी सन क्या होगी? नहीं, जौहर ही है, जौहर। अभी चाहेंगे मैं दोबारा से लिख दे रही हूँ, जौहर
और इसकी सन क्या है, जल्दी से बताइए। 1945, दोनों की सन है 1945, हल्दी घाटी और जौहर की, ये इनके महाकाव्य हैं। आपको याद रखना, जौहर और हल्दी घाटी किसके महाकाव्य है, श्याम नारायण पांडे के। अब दोस्तों माखनलाल चतुर्वेदी से एक क्वेश्चन बना था कि माखनलाल चतुर्वेदी संस्कृति धारा के कवि हैं। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनाया था कि राष्ट्रीय संस्कृति धारा के कवि कौन है, तो उसका राइट आंसर था माखनलाल चतुर्वेदी। तो मैंने क्या बताया, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय संस्कृति का धारा के कवि हैं। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। पेपर में पूछा गया कि एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं, तो किसे जानते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी को। इनके ये 2 पॉइंट पेपर में बहुत पूछे गए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचनाकार कौन है, भारतेंदु, माखनलाल चतुर्वेदी, प्रताप नारायण मिश्र या मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSB PGT 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और ये UP TGT में भी पूछा गया और झारखंड PGT में पूछा गया था, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भारत भारती के रचनाकार कौन है, तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारत भारती है इसके जो रचनाकार है वो है मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी, खड़ी बोली में, अवधी में, ब्रज भाषा में, ब्रज और अवधी में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज के जितने भी क्वेश्चन है ये DSSB PGT 2021 के पेपर से लिए गए हैं, और ये जो ज़्यादातर पेपर DSSB में भी आए और UP में भी आए हैं, ये समझ लीजिए। और झारखंड, ये 3 मैंने देखा, 3 के क्वेश्चन ज़्यादा मैच हो रहे थे कि ये पेपर क्वेश्चन डिट्टो पूछे गए हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी जाती थी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, अयोध्या आधुनिक काल के काव्य में कविताएं थी वो खड़ी बोली में लिखी जाती थी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का वर्ण विषय क्या है, राम वनवास, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास, सीता का करुणापूर्ण चित्र। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको। तो दोस्तों जो प्रिय प्रवास है इसमें कृष्ण का मथुरा प्रवास है। मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, क्या बताया था, जल्दी से बताइए। इसमें किसका वर्णन है, कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और ये किस भाषा में है, तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसकी अगर सन की बात करें तो 1914 खड़ी बोली में लिखा गया। सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, इसकी बोली पेपर में बोली बहुत बार पूछी गई है, तो आपको याद रखना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं, 17 सर्ग पेपर में पूछा गया, इसमें 17 सर्ग है। और इसमें वर्णन किसका है, तो कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। और ये किसकी कृति है, तो आपको याद रखना ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। किसकी कृति है, हरिओद की। किसकी है, हरिओद की। मैंने क्या बताया, प्रिय प्रवास में वर्ण विषय कृष्ण के मथुरा प्रस्थान का वर्णन है। 1914 इसकी सन है। ये खड़ी बोली में लिखा एक महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता कौन है, भिखारी दास, मैथिली शरण गुप्त, भूषण और केशव दास। बताइए भारत भारती के रचयिता कौन है। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो भारत भारती है इसकी अगर सन की बात करें तो 1912 है, और इसके रचयिता की बात करें तो मैथिली शरण गुप्त है। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो अपने नोट्स में जरूर लिखना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, अधखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठंड, चौखे चौपदे या रसकलश। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सी रचना ब्रज भाषा में है, ये DSSB TGT फीमेल में पूछा गया 2021 में क्वेश्चन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, ब्रज भाषा में जो रचना लिखी गई है वो कौन सी है, रसकलश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रसकलश। 1931 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है,
रीति ग्रंथ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में पूछा गया है। क्या बताया मैंने? रस क्लास 1931 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। अयोध्या, मैंने क्या बताया, कौन सी रचना ब्रज भाषा में? रस क्लास सन 1931। रस क्लास 1931 ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। और रस क्लास के रचनाकार की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मैत्री शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, नाहुस, सिद्धरास या चंद्रहास? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB TGT फीमेल में पूछा गया था तो 2021 में, बताइए। और UP TGT में पूछा गया था। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना, मैथिली शरण गुप्त का जो कृष्ण काव्य है वो है द्वापर। इसकी सन की बात करें तो 1936 ईस्वी। इसकी सन क्या है? 1936 ईस्वी। अब द्वापर से कुछ क्वेश्चन बनते हैं कि इसमें खंड कितने हैं, तो आपको याद रखना जो द्वापर है इसमें 16 खंड है। कितने खंड है? 16 खंड। अब इसमें पूछा जाता है कि अंतिम खंड कब जोड़ा, कौन सा है और जोड़ा गया था, तो आपको याद रखना अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया था। कौन सा खंड है अंतिम? सुदामा। पेपर में पूछा गया कि द्वापर का अंतिम खंड कौन सा है, तो आपको याद रखना जो द्वापर है इसका अंतिम खंड है सुदामा, जो बाद में जोड़ा गया था। उसके 16 खंड है। इसके द्वापर की सन की बात करें तो 1936 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? झरना से, करुणा से, प्रिय प्रवास से या युगांत से? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये DSSB PGT में पूछा गया था और UP TGT में पूछा गया था। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रिय प्रवास। अब प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। मैंने काफी बार बताया तो आपको याद होगा किसकी रचना है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। और ये जो प्रिय प्रवास है ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। आपको याद रखना खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की सन की बात करें तो 1914 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? तो दोस्तों आपको याद रखना जो पारिजात महाकाव्य है ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगर इसकी सन की बात करें तो इसकी सन है 1937 ईस्वी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, मुक्तिबोध, मैथिली शरण गुप्त या दिनकर? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी DSSB PGT में पूछा गया था। कुणाल गीत के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना जो कुणाल गीत के रचयिता है वो है मैथिली शरण गुप्त, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। मैंने क्या बताया, कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का एक खंड काव्य है। कौन सा काव्य? खंड काव्य। ये पेपर में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। खंड काव्य है। इनके जो और भी खंड काव्य उसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता भारत भारती, जो मैंने आपको कराया है। भारत भारती के बाद पूछा जाता द्वापर, नाहुस, जय भारत, शकुंतला। बहुत काफी बार पूछा गया शकुंतला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना शकुंतला। और विष्णु प्रिया। कौन सी प्रिया? विष्णु प्रिया। ये सभी पेपर में काफी बार ये पूछे गए हैं। कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है? कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, भारत गीत, ये गंगा अवतरण? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको पोल में कराया था। पोल में मैं क्वेश्चन डालती हूँ, वो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व किया कीजिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो गंगा अवतरण है वो श्रीधर पाठक की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
अब ये गंगा अवतरण अगर श्रीधर पाठक की रचना नहीं है तो किसकी है? तो आपको याद रखना है ये जो रचना है वो है किसकी है, जल्दी से बताइए। जगन्नाथ दास रत्नाकर की। आपको याद रखना है ये जो रचना है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है इनकी, ये पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, तो उसमें ऑप्शन था गंगा अवतरण, तो आपको याद रखना है। और ये कब आई थी? 1927 में। सन भी याद रखना, वैसे अभी सन से क्वेश्चन बना नहीं है लेकिन फिर भी याद रखना। तो आपको ये याद रखना, एक क्वेश्चन बना था कि जो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि कौन है, तो आपको याद रखना वो भी है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, ये आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे। तो मैंने क्या बताया, कौन सी रचना श्रीधर पाठक की नहीं है, तो आपको याद रखना गंगा अवतरण है। और जो गंगा अवतरण रचना है ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की है, जो 1927 में आई थी। और जो रत्नाकर है वो आधुनिक युग के श्रेष्ठ ब्रजभाषा कवि थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत में राम का चरित्र काव्य की द्वितीय श्रेणी के चरित्रों के परिगणित होने योग्य ही बन सका है, प्रस्तुत कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, गुलाब राय या राम कुमार वर्मा? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। साकेत में राम का चरित्र काव्य के द्वितीय श्रेणी के चरित्रों में परिगणित होने योग्य ही बन सका, प्रस्तुत कथन किसका है? तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो कथन है ये नंद दुलारे वाजपेयी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है, काफी बार ये पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट कथन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है, पंचवटी, नाहोश, सिद्धराज या पथिक? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। दोस्तों मैं आज जितने भी क्वेश्चन करा रही हूँ ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पेपर में हिंदी पूछी जाती है तो ये क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आप प्रीवियस उठाना, आपको इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। बताइए निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर जरूर करना, और प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। हाँ जी, तो निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पथिक है ये मैथिली शरण गुप्त का खंड नहीं है। जो पथिक खंड का आपकी रचना है वो 1920 में हुई थी। आपको याद रखना पेपर में पूछा गया था कि पथिक खंड काव्य की रचना कब हुई थी, तो 1920 में हुई थी। और इसकी रचनाकार कौन है जल्दी से बताइए। राम नरेश त्रिपाठी। आपको याद रखना इसके जो रचनाकार है वो है राम नरेश त्रिपाठी। मैंने क्या बताया, जो पथिक रचना है ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित नहीं है, ये 1920 में राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित है। आपको याद रखना ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा का परंपरा में एक भिन्न रूप भी है, वह है विरणी नायिका का, समाज सेविका का, प्रेयसी का या ग्रामीण बाला का? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास में राधा की परंपरा से एक भिन्न रूप भी है, बताइए। तो दोस्तों आपको याद रखना इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाज सेविका का। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति या जो प्रिय प्रवास, इसमें राधा का परंपरा का एक भिन्न रूप है, वो कौन सा है? समाज सेविका का। अब हरिओद के 3 प्रबंध काव्य जो उन्होंने लिखे हैं वो पूछे गए हैं कि हरिओद के 3 प्रबंध काव्य कौन कौन से हैं। 3 भी पूछ सकते हैं, 1 भी पूछ सकते हैं, या ऐसा दे देंगे 3 दे देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन नहीं है। तो आपको याद रखना जो हरिओद के 3 प्रबंध काव्य हैं, एक तो है प्रिय प्रवास, कौन सा है? प्रिय प्रवास। दूसरा कौन सा है जल्दी से बताइए, दूसरा कौन सा है? दूसरा है पारिजात। कौन सा है? पारिजात। और तीसरा कौन सा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया, पैदई वनवास। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार इनका पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया आपको,
जो इनका प्रिय प्रवास में राधा की परंपरा से भिन्न रूप किसका है? समाज सेविका का है। और जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, इनके 3 प्रबंध काव्य है, प्रिय प्रवास, पारिजात, पैदई वनवास। प्रिय प्रवास है, इसकी जो सन है वो है 1914, अपने नोट्स में लिख लेना 1914 है। जो पारिजात है इसकी सन है 1937। और जो पैदई वनवास है इसकी सन है 1940। मैं आपको बता रही हूँ, आप सभी लिख लीजिए। प्रिय प्रवास की सन 1914 है, पारिजात की 1937 है और पैदई वनवास की 1940 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को, साकेत को, यशोधरा को या विष्णु प्रिया को? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए और प्यारा सा कमेंट किया कीजिए कि आपको क्लास कैसी लगती है और लाइक किया कीजिए चैनल को, वीडियो को। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है, बताइए जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना, जो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति प्रिय प्रवास को माना जाता है। अभी हाल मैंने बताया था आपको, क्या बताया था कि हरिओद के 3 प्रबंध काव्य, उसमें प्रिय प्रवास बताया था 1914। तो खड़ी बोली का पहला महाकाव्य किसे माना जाता है? प्रिय प्रवास को। और ये किसकी कृति है? हरिओद की। लिख लेना, अगर आपने नहीं लिखी तो आप लिख लेना, ये किसकी कृति है? हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उक्त कथन किस संपादित रचना के संदर्भ में है? विनय पत्रिका, बिहारी रत्नाकर, लाल चंद्रिका या कबीर ग्रंथावली? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हाँ जी, क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन किसकी रचना के संदर्भ में कहा है? तो दोस्तों आपको याद रखना, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिहारी रत्नाकर। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह कथन संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का कोई ग्रंथ नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह जो कथन है वो बिहारी रत्नाकर के संदर्भ में कहा है। अब दोस्तों आपको याद रखना, इससे पूछा भी जा सकता है कि इन रचनाओं से कि ये रचनाएं किसकी हैं। तो आपको याद रखना, जो विनय पत्रिका है ये किसकी रचना है? तुलसीदास की। मैंने तुलसीदास का पूरा जीवन परिचय पढ़ाया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखना उस क्लास को, इम्पोर्टेंट क्लास है। और बिहारी रत्नाकर है, किसकी रचना है? ये है रत्नाकर की। इनका पूरा नाम क्या है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। और लाल चंद्रिका जो रचना है ये किसकी है? लल्लू लाल की। किसकी है? लल्लू लाल की। मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना। इसमें थोड़ा राइटिंग में इशू हो जाता है तो आप अपने हिसाब से लिख लिया कीजिए। आपको राइटिंग नहीं समझ में आया करे तो आप मेरी आवाज़ को सुन के लिखा कीजिए। और जो कबीर ग्रंथावली है ये किसकी है? श्याम सुंदर दास की। किसकी है? श्याम सुंदर दास की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना है, मैंने क्या बताया, मैं रिपीट कर दे रही हूँ। विनय पत्रिका जो रचना है ये तुलसीदास की रचना है। बिहारी रत्नाकर है, ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। लाल चंद्रिका है वो लल्लू लाल की रचना है। और कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास की है। ये रचनाएं ऐसी हैं, सभी एग्जाम में पूछी गई हैं कि विनय पत्रिका किसकी है, लाल चंद्रिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं, अगर आपने ये याद कर ली तो शायद आपके 1-2 नंबर इसी से बन जाए, सिर्फ इन्हीं 4 क्वेश्चन से। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, जयशंकर प्रसाद? आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई? दोस्तों आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि अगली क्लास आप किस टॉपिक पे चाहते हो, आप कौन सा टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता और आप उसके रिवीजन करना चाहते हो, तो मुझे कमेंट में बताना। और ये जरूर बताना आप लोग भारतेंदु युग की मैराथन क्लास देखना चाहोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं भारतेंदु युग पूरा एक क्लास में पढ़ा दूँ तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको पूरा एक क्लास में मैराथन में पूरा भारतेंदु युग कंप्लीट करा दूँगी। बताइए पंचवटी खंड काव्य की रचना किस कवि द्वारा की गई?
तो दोस्तों आपको याद रखना, जो पंचवटी खंड काव्य की रचना है वो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अब ये पंचवटी की रचना है, खंड काव्य की रचना, ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा कब की गई? तो आपको याद रखना 1925 में। कब की गई? 1925 में। और किसके द्वारा की गई? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद धर्म में विशिष्ट दैत्यवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य के अधिवादी हैं, यह कथन मैथिली शरण गुप्त के विषय में किसने कहा? गणपति चंद्र गुप्त, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा? वे धर्म विशिष्टा दैत्यवादी विचारों में गांधीवादी और साहित्य के अधिवादी, यह कथन किस मैथिली शरण गुप्त ने किसके विषय में कहा? तो दोस्तों आपको याद रखना है, ये जो कथन है मैथिली शरण गुप्त ने डॉक्टर बच्चन सिंह के लिए कहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? राम नरेश त्रिपाठी, राम कुमार वर्मा, गया प्रसाद शुक्ल सनेई या मैथिली शरण गुप्त? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए, कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, जो कृषक क्रंदन है काव्य कृति है, ये गया प्रसाद शुक्ल की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गया प्रसाद शुक्ल की कुछ कृति हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेम पचीसी। पेपर में पूछी गई है प्रेम पचीसी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है ये गया प्रसाद की है। और एक पूछी जाती है राष्ट्रीय बीड़ा। कौन सी बीड़ा? राष्ट्रीय बीड़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों कृति काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं कि राष्ट्रीय बीड़ा किसकी कृति है? तो गया प्रसाद शुक्ल की है। प्रेम पचीसी किसकी है? गया प्रसाद शुक्ल की। अगर अपने नोट्स बनाते हो तो मैं जितने भी पॉइंट बताती हूँ अपने नोट्स में ज़रूर लिखा कीजिए। जितने भी ये पॉइंट होते हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तब आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ, जो मैम पढ़ाती थी वो गलत नहीं पढ़ाती थी, जितना पढ़ाया इम्पोर्टेंट पढ़ाया। हम 1 घंटे की क्लास नहीं लेते हैं जिसमें हम 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा आपसे बातें करें, कोई मतलब नहीं है ऐसी क्लास का। एग्ज़ाम का टाइम है, उतना पढ़ो जो आपके काम का हो और एकदम सॉलिड हो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृतियों में से अनेक प्रकाशन वर्ष के आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है? बताइए। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, इनमें से बताइए कौन सा किसे आप आरोही क्रम में लगाओगे? सभी की अगर सन आपको याद होगी तो आप तुरंत लगा लोगे, आपके लिए 2 मिनट का काम है ये। तो बताइए दोस्तों, बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा? यशोधरा कब आई थी? 1932 में। साकेत कब आई थी? 1931 में। और भारत भारती कब आई थी? 1912 में। और जय भारत कब आई थी? जय भारत बताइए जल्दी से। 1952 में। यह तो हो गया। अब आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो बताइए जल्दी से, आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? तो लगाइए से, आरोही क्रम में लगाइए जल्दी से। सबसे पहले क्या आएगा? भारत भारती, फिर आएगा साकेत, फिर क्या आएगा? यशोधरा, और फिर आएगा जय भारत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, ये पेपर में पूछी गई हैं। यशोधरा कब आई थी? 1932 में। साकेत कब आई थी? 1931 में। भारत भारती 1912 और जय भारत 1952 में। तो इसका आरोही क्रम क्या होगा? भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, ये और जय भारत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3-4 एग्जाम में पूछा गया। यूपी टीजीटी में पूछा गया, DPSS भी टीजीटी में पूछा गया था, KBS में भी पूछा गया है, और जो झारखंड में भी पूछा गया। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? गोपाल शरण सिंह, जगदम्बा प्रसाद, तुलसी राम शर्मा या अनूप शर्मा? दोस्तों मैंने उपनाम की क्लास पढ़ाई है, उस क्लास को ज़रूर पढ़िएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। अब तक 8000 से ज़्यादा लोग उस क्लास को देख चुके हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है। पेपर में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि किसका क्या उपनाम है।
अगर वो आप क्लास पढ़ लोगे 10-15 मिनट की क्लास, उसमें जितने भी उपनाम पेपर में पूछे जाते हैं वो मैंने सभी पढ़ाए हैं। आप चैनल पर जाओगे सबसे पहले आपको मिल जाएगी वो उपनाम की क्लास, तो उस क्लास को ज़रूर देखना। निम्नलिखित में से किस कवि का उपनाम हितैषी है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जगदम्बा प्रसाद। तो मैंने क्या बताया, हितैषी किसका उपनाम है? जगदम्बा प्रसाद का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज रात इससे परदेसी कल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कूटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार है अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आज रात इससे परदेसी कल कीजिए विश्राम यही, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। बताइए पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। ये यूजीसी नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। आज के जितने भी क्वेश्चन थे ये इम्पोर्टेंट थे, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये जो पंक्ति है वो श्रीधर पाठक के रचनाकार हैं इसके। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? उद्धव शतक, सुंदरी तिलक, रत्नाष्टक या समालोचन दर्श। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है? हाँ जी, तो दोस्तों आपको याद रखना जो सुंदरी तिलक है ये रत्नाकर की रचना नहीं है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अब मुझे सभी लोग कमेंट करना कि सुंदरी तिलक किसकी रचना है। मैंने काफ़ी बार आपको रचनाएं पढ़ाई हैं, इसलिए ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कौन सी रचना रत्नाकर की नहीं है। जल्दी से सब लोग कमेंट करना, मैं सभी का चेक करूँगी, देखते कितने लोग इसका आंसर एकदम सही बता पाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी, विद्यानिवास मिश्र, जगदीश चतुर्वेदी या मैथिली शरण गुप्त। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। पथिक किसका काव्य ग्रंथ संग्रह है? बताइए जल्दी से। तो दोस्तों आपको याद रखना जो पथिक है वो राम नरेश त्रिपाठी का काव्य संग्रह है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। और इसकी सन की अगर पूछा जाए तो आपको सन याद रखना 1920। तो पथिक किसका काव्य संग्रह है? राम नरेश त्रिपाठी का, 1920 में जो आई थी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन करना, जिस पे आपको मेरी क्लास से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पे मुझे फॉलो कीजिए। इन दोनों की जो लिंक है चैनल के अबाउट में आपको मिल जाएगी। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।